सेक्शन 88 जो है कंपनीज एक्ट का साफ साफ ये कहता है कि देखो हर कंपनी को क्या होता है, हर मैटर के अलग अलग रजिस्टर बना के रखने होते हैं। सिमिलरली उन्हें क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर भी बना के रखना होता है, जिसमें वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर कौन है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है। कहने का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके यहाँ कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो आपको रजिस्टर बना के रखना है। तो अगर कोई शेयर खरीदता है तो उसकी भी बुक एंट्री जो होती है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में होनी चाहिए। बस ये याद रखो कि आपको क्लियरली इंडिकेशन लेना होता है, मतलब अलग अलग रजिस्टर बनाना होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का अलग बनाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अलग रजिस्टर बनाओ, डिबेंचर होल्डर का अलग रजिस्टर बनाओ। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है? पहले तो याद रखना कि रजिस्टर ऑफ मेंबर आपको सेपरेटली बनाना होगा, इक्विटी के लिए अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग। डिबेंचर होल्डर का अलग बनेगा और कोई अदर सिक्योरिटी होल्डर का होगा तो वो अलग बनेगा। आप जब भी रजिस्टर बनाओगे तो रजिस्टर में इंडेक्स से जरूर बनाओगे अपने नेम का, ठीक है। आपको मैंने प्राइवेट कंपनी में एक बात बताई थी कि अगर 50 से कम मेंबर हो तो इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो बात समझ आई कि नहीं आई? आपको बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? अगर आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन है तो आप क्या होता है, रजिस्टर को इंडिया के बाहर भी मेंटेन कर सकते हो, जिसे फॉरेन रजिस्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फॉरेन रजिस्टर। और इसमें उन मेंबर्स का डिटेल होगा जो इंडिया के बाहर रिसाइड करते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जैसा रिक्वायर्ड है तो कंपनी पर और उसके हर ऑफिसर पर फाइन लग सकता है, जो मिनिमम 50,000 का होगा और जो बढ़ के 3 लाख का हो सकता है, ठीक है। और आगे भी ये इतना फाइन लगने के बाद भी डिफॉल्ट करते रहे तो 1,000 रुपए पर डे का जुर्माना लग सकता है। शांत मन से पढ़ के देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कितना? 50,000 विच में एक्सटेंड टू कितना, 3 लाख, प्लस आगे डिफॉल्ट होने पर कितना, 1,000 रुपए पर डे। शांत मन से बेटा मेरे को इतना पूरा रजिस्टर अब पढ़ के दे दो। सर एक बार कौन सा पॉइंट? नहीं, फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ वाला फॉरेन। पॉइंट। हाँ। देखो कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर ना इंडिया के बाहर के भी होते हैं हमारे, ठीक है। तो आप उनके लिए ये कर सकते हैं कि अगर आपके आर्टिकल में ऑथराइजेशन हो तो जिस कंट्री के मैक्सिमम शेयर होल्डर है रजिस्टर भी वही मेंटेन कर लें, ताकि कभी भी कोई शेयर ट्रांसफर हो या किसी को शेयर अलॉट करना हो तो तुरंत तुरंत वहां पे एंट्री बनाई जा सके। फॉर एग्जांपल मेरा मैक्सिमम शेयर होल्डर यूएस के हैं, तो अगर मेरा आर्टिकल से ऑथराइजेशन है तो मैं अपना एक रजिस्टर कहाँ मेंटेन कर सकता हूँ, यूएस में मेंटेन कर सकता हूँ, ताकि वहां पे कभी भी शेयर अलॉट हो या ट्रांसफर हो तो मैं तुरंत एंट्री बना लूँ। बात समझ आई? हाँ सर। और बताओ कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आ रहा है आपको? मैं रजिस्टर ऑफ मेंबर समझ आया कि नहीं आया, आया ना? बोलो फटाफट। आ गया। आ गया। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना है और अच्छे से समझना है, और इन पॉइंट से आपको क्वेश्चन आता है। सबसे पहला, रजिस्टर में जो एंट्री है कब बन जानी चाहिए, तो जब भी शेयर अलॉट होता है या ट्रांसफर होता है या डिबेंचर अलॉट या ट्रांसफर होता है, होने के 7 दिन के अंदर रजिस्टर में एंट्री बन जानी चाहिए। आप बताओ कहीं कोई दिक्कत? नहीं। जैसे आज अगर शेयर मैं आपको अलॉट कर रहा हूँ तो आपकी नेम की एंट्री रजिस्टर में अगले 7 दिन में हो जानी चाहिए, मतलब नेक्स्ट सैटरडे तक हो जानी चाहिए। क्लियर है ये बात? हाँ सर। इसे चलो नेक्स्ट, जो रजिस्टर है उसको आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मेंटेन रखोगे, ठीक। और यदि कहीं और मेंटेन रखना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। क्या पास करवाना होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। और अगर आप किसी और प्लेस पर रखना भी चाहते हो तो ये याद रखो, उसी प्लेस पर रख सकते हो जहां पर कंपनी के 1/10 ऑफ मेंबर रहते हैं। कितने मेंबर रहते हैं?
1/10 of member. अच्छे से लिख दिया जाए। कंपनी का जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होता है। कहाँ पर मेंटेन होता है? Registered office. रजिस्टर्ड ऑफिस कौन है? मतलब जिसकी जानकारी आरओसी को है, ठीक है। अगर आपको प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी प्लेस पर अपने रजिस्टर को रखना है या मेंटेन करना है, तो एक तो आपको क्या पास करवाना होगा? Special resolution. रिजोल्यूशन। और दूसरा वो प्लेस कैसी होगी? वन मतलब 1/10 of total members होना चाहिए। ऑफ मेंबर होना चाहिए। आप बताओ कोई दिक्कत इसको लेकर मन में? आपको बात समझ आई कि नहीं आई? सर सिमिलरली कल को अगर आपके शेयर का फॉरफीचर होता है या बाय बैक होता है, शेयर का रिडक्शन होता है, या स्वेट इक्विटी शेयर इशू होते हैं, शेयर का ट्रांसमिशन होता है, शेयर का कोई भी छेड़खानी होती है, तो उसका भी डिटेल आपको रजिस्टर में 7 दिन के अंदर डालना होता है। कितने दिन के अंदर डालना होता है? 7 days के अंदर। दिन। आप ये तीनों पॉइंट मेरे को पढ़ के दे दो। आप ये तीनों पॉइंट मेरे को पढ़ के दे दो। आपको इसमें तकलीफ हो तो बताओ, तब आगे बढ़ेंगे। यस सर। बन जाएगा? हाँ आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको अगर ये 3 पॉइंट समझ आ गए हैं, तो अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगर कभी रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन करना हो। आपको मैंने रेक्टिफिकेशन पढ़ाया है ना, मेंबर का नाम आना था नहीं आया, ठीक है, हाँ आप हटाना, याद आ रहा है? अच्छा। हाँ सर। अगर ऑर्डर पास करेगा, एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, तो आपको रजिस्टर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि मेंबर का नाम आ गया है और नहीं आना चाहिए था, उसको हटाना है। वैसे एक मेंबर का नाम आना था लेकिन अभी तक नहीं आया है, नाम हटाने में देरी की जा रही है, नाम लाने में देरी की जा रही है, तो आप इस रेक्टिफिकेशन के लिए एनसीएलटी के पास जा सकते हो। मैंने आपको ये बताया है कि नहीं बताया है? हाँ सर। हाँ सर। आया है कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद ना, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, तो अगर उस कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेज किया है या हाइपोथिकेट किया, मतलब गिरवी रखा हुआ है, तो इसकी एंट्री भी रजिस्टर में 15 दिन के अंदर बनाई जाती है। कितने दिन के अंदर बनाई जाती है? 15 days। ठीक है, जैसे ऊपर आपने क्या पढ़ा, नॉर्मली कभी भी ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, अलॉटमेंट कुछ भी हो, कितने दिन? 7 days। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड हो तो कितने दिन में बनाना है? 15 दिन। 15 days। भूलोगे तो नहीं इस चीज को? नहीं सर। ध्यान रहेगा। हाँ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट अभी पढ़ने की फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, पहले आप आगे पढ़ लेना, फिर इस पर आना। आप प्लेस पर आना कि रजिस्टर को कहाँ रखना है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, कहाँ रखना है रजिस्टर को? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस में। और उसके अलावा कहीं रखना है तो 1/10 मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन 1/10 ऑफ द मेंबर्स। स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, और उस एरिया में ही रख सकते हो जहाँ पर कितने मेंबर रिसाइड करते हैं, रहते हैं आपके? 1/10 से ज्यादा। 1/10 मेंबर रहते हैं। आपको ये बात ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बताओ। एक बार शांत मन से प्लेस ऑफ कीपिंग पढ़ दो, और कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। बन जाएगा। सभी को हैंड रेस करो अगर समझ आ गया हो तो। क्लियर है? अच्छा, अब आप आगे आइए। अगर आपको ये समझ आ गया कि रजिस्टर को कहाँ रखना है, तो आप इसके इंस्पेक्शन पे आइए। किस पर आइए? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन वर्ड का मतलब ये होता है कि कंपनी के रजिस्टर को कौन चेक कर सकता है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि बिजनेस आवर्स के दौरान
कंपनी का कोई भी मेंबर या डिवेंचर होल्डर या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर, कौन कौन कोई भी सिक्योरिटी होल्डर मतलब बॉन्ड होल्डर, नोट होल्डर, कोई भी बिजनेस और के दौरान विदाउट पेमेंट ऑफ फीस मतलब फ्री में रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? जैसे रजिस्टर आपको पढ़ना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर देखना है कंपनी का, तो रूल ये कहता है बेसिकली कि कंपनी का कोई भी मेंबर, डिवेंचर होल्डर या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर बिजनेस आवर के दौरान बिना कोई फीस पे करे, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर को पढ़ सकता है। और इनके अलावा अगर कोई पर्सन है उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर देखना है तो पहले तो आर्टिकल्स में परमिशन होनी चाहिए और हर इंस्पेक्शन का कम से कम 50 रुपए लगेगा। कितना रुपए लगेगा? 50 रुपीज। अरे ईमानदारी से बताओ, बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई? आ गई? क्लियर है भाई? रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या है, पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है। किस बात का डिटेल दिया हुआ है? कि कितने मेंबर्स कंपनी में, किसने कितने शेयर खरीदे हैं। अब एक मेंबर को इसे इंस्पेक्ट करना है, जानना है कि उसके अलावा कौन कौन और मेंबर्स हैं, तो बिजनेस आवर्स के दौरान जाएगा तो इसके लिए फ्री है। क्या है? फ्री है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? और अगर मेंबर के अलावा कोई और पर्सन जा रहा है तो उससे फीस चार्ज की जा सकती है। कितने रुपए तक पर इंस्पेक्शन का? 50 रुपए तक, ठीक है। फर्दर इंस्पेक्शन के बाद अगर वो एक्सट्रैक्ट ले जाना चाहते हैं, क्या ले जाना चाहते हैं? एक्स्ट्रा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है फोटोकॉपी ले जाना चाहते हैं तो 10 रुपए पर पेज के हिसाब से ले जा सकते हैं। कितने के हिसाब से? 10 रुपए पर पेज। आप ईमानदारी से बताओ, बात समझ आई कि नहीं है? फिर से रिपीट करूं कि क्लैरिटी है? जी सर। अब पढ़ दो एक बार इसको शांत मन से और फटाफट पढ़ा करो। आपको अभी तक जितना मेंबर मैंने बताया वो समझ आया? अभी तक हाँ सर आया। आप एक बार इसको फटाफट पढ़ दो। यस सर। बन जाएगा? हाँ। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? हाँ सर। आपने जैसे क्या क्या पढ़ लिया आज की डेट में? आज आपने इंस्पेक्शन पढ़ लिया है, आपने कहाँ रखना है रजिस्टर ये पढ़ लिया है, आपने बेसिकली ये पढ़ा रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या है, मतलब मेनली आज आपने रजिस्टर्स के बारे में ही सारी चीजें पढ़ी हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा और मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलो, अब क्या रजिस्टर एक एविडेंस के रूप में काम आ सकता है? ये भी एक सवाल है आपसे। आपको क्या लगता है? हाँ क्या सर। एविडेंस के रूप में काम आ सकता है? जब एक पर्सन का नाम रजिस्टर में लिख दिया जाता है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो कंपनी का मेंबर है, ठीक है। मेंबर है। अब कल को अगर वो पलटना भी चाहे तो पलट नहीं सकता, उसे ही प्रूफ करने का ये बात करना पड़ेगा कि उसका नाम रजिस्टर में क्यों लिखा गया, तो उसने मना क्यों नहीं किया। जैसे इस एग्जाम में आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि अंकिता जो है उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया गया था, अंकिता से परमिट करके लिखा गया था, लेकिन कल को अंकिता बोलती है कि मैं कंपनी के मेंबर नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास क्या सबूत है कि अंकिता हमारी मेंबर है? बताओ। रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। नाम अगर दिखा है तो इसका एविडेंस माना जाएगा, फिर ये पीछे पलट नहीं सकती। जैसे ना देखो एक केस है और इससे ना एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको एकदम अच्छे से करना। रेफरेंस RE डॉट मतलब रेफरेंस होता है MFRD क्रूज AIR 1939 मद्रास 803 केस है। क्या है केस में बताऊं? आप प्लेंटिफ मान लो यहाँ पर अमन है। अमन ने 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कितने शेयर्स के लिए? 4000 शेयर। इसको शेयर उस टाइम अलॉट हुए नहीं थे। बाद में क्या हुआ, इसकी रिक्वेस्ट के बिना इसके नाम पे 4000 शेयर ट्रांसफर हो गए, ठीक है, और इसका नाम रजिस्टर में एंटर कर दिया गया। चलो बोलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं? जब इसने अप्लाई किया था तब शेयर अलॉट नहीं हुए, बाद में इसके नाम 4000 शेयर आ गए, ठीक है, और इसका नाम किस में लिख दिया गया? रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये बात अमन को पता थी लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं ली, रजिस्टर से अपना नाम नहीं हटवाया, ठीक। कल को कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और उससे भी क्लेम मांगा जा रहा है कि अब तुम पैसा दो 4000 शेयर का, तो ये देगा कि नहीं देगा? यस सर।
आप बताओ इसको देना है कि नहीं देना है? हाँ सर, क्योंकि उसने डिनाई नहीं किया था उस टाइम पे। तो ये बाय एस्टॉपेज है कि भाई इसने उस टाइम मना नहीं Estoppel। किया था, तो अब ये इसने अपना नाम खुद अलाउ किया था ना रहने के लिए रजिस्टर में, तो इसकी लायबिलिटी यस बन। सर। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, आ गई। आ गया सर। समझ में आया? हम्म। अच्छे से आया कि आधा अधूरा? ईमानदारी से बोलो बेटा, अच्छे से। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। तो ये आपको मैंने बेसिकली क्या बता दिया, मैंने आपको ये रजिस्टर एविडेंस के रूप में काम आता है ये भी बता दिया। मुझे लगता है आपको ये अच्छे समझ आ गया, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बनेगा? यस हाँ सर। सर। अच्छा, आपको फॉरेन रजिस्टर को इस चैप्टर में करने की जरूरत नहीं है, ये आप रजिस्टर एंड रिटर्न चैप्टर में पढ़ना। किसमें पढ़ना? रजिस्टर एंड रिटर्न चैप्टर। इस चैप्टर में पढ़ना। सिमिलरली क्लोजिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आना जिसका नाम है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, और मैं अगर बोलूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज की डेट में, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन यस आते हैं। एग्जाम में आता है। ठीक है, ऐसे इसको समझ लो, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा ये। पोजीशन बेसिकली ये है कि जैसे वेदिका है, एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसमें वेदिका की शेयर होल्डिंग 30% है। कितनी है 30%? शेयर होल्डिंग? ठीक है, अब ये जो कंपनी है ए लिमिटेड, ये एक दूसरी कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड जिसमें 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखती है। कितने से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखती है? 50 से ज़्यादा। 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखती है। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि वेदिका लिमिटेड का ही ए लिमिटेड में अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। सही बात है गलत बात है? हाँ सर। और अगर ये ए लिमिटेड जो है एक दूसरी कंपनी में अच्छे खासे शेयर होल्ड करती है तो वेदिका को यहाँ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर उस पर्सन को बोलते हैं जो किसी कंपनी या ट्रस्ट के थ्रू एक दूसरी कंपनी में 25% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है। कितने से ज्यादा शेयर होल्ड करता है? 25% मोर। ठीक है, वेदिका डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रही है, किसके थ्रू होल्ड कर रही है? एक दूसरी कंपनी के के थ्रू। थ्रू। आप जब किसी कंपनी में 25% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बताओ, मेरी बात समझ हाँ आई कि सर। सिर के ऊपर से गई? आप इसको ऐसे भी दे सकते हो कि वेदिका जो है उसने अपने साथ किसी कंपनी को मिला दिया है, और वेदिका और ये कंपनी मिलाकर तनीषा लिमिटेड में अगर 25% से ज्यादा शेयर रखते हैं तो इनको क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। किसमें? तनीषा लिमिटेड में। तो दोनों ही वे में आप समझ लो, जब आप किसी कंपनी में शेयर होल्ड करो और वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में कितने से ज्यादा शेयर होल्डिंग करे? 25। 25% या फिर आप कंपनी के साथ मिलकर एक नॉर्मल कंपनी में 25% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हो तो आपको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो कभी भी जब आपका 25% से ज्यादा होल्डिंग हो जाती है तो आपको इसका डिक्लेरेशन देना होता है। क्या देना होता है? डिक्लेरेशन। गवर्नमेंट को बताना होता है कि आप इतना शेयर होल्डिंग रखते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म बेन 1 में जाता है। किस में जाता है? बेन 1 एंड बेन 2 में जाता देन है। वन। बेन का मतलब होता है बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर। मेरे को थोड़ा बहुत बताओ, आपको समझ आया क्या ये सिग्निफिकेंट हाँ सर। बेनिफिशियल ओनर? आपको ना एक एक लाइन पढ़ के दे रहा हूँ, और आपको नहीं समझ आएगा आप मेरे से दोबारा पूछना, ठीक है? सेक्शन 90 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन, मतलब वेदिका अकेली है, अलोन, ठीक है, और टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट। वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट, हमने ए लिमिटेड को जोड़ दिया वेदिका के साथ, ठीक है, यस सर। including a trust and person resident outside India hold beneficial interest of not less than कितना percent? 25%. Or such other percentage as may be prescribed in the share of the company or right to exercise or actually exercising significant influence or control, ठीक है, over the company.
आप बताओ, कोई दिक्कत इसको लेकर? नहीं सर। Shall make a declaration to the company specifying the nature of his interest and other particular in such manner and within such period of acquisition of beneficial interest as may be prescribed. बताओ इसमें कोई दिक्कत? आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप इतनी होल्डिंग रखे हुए हैं, ध्यान रहेगी बात। यस सर। आपको ये डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में देना है? तो जैसे मैंने बताया बेन 1 एंड बेन 2। बेन 1 बेन 2, तो बेन 2 बेसिकली ध्यान रखेंगे, भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। अच्छे से क्लैरिटी है कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ। क्लियर है सर। आपको आ गया समझ में? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, इससे तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। जब तुम किसी कंपनी के थ्रू एक कंपनी में 25% से ज्यादा शेयर रखते हो या फिर किसी के साथ मिलकर किसी कंपनी में 25% से ज्यादा शेयर रखते हो, तो तुम वहां पर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाने लगते हो। ये बात भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। एकदम क्लैरिटी है? हाँ। अभी तक जो पढ़े वो अच्छे समझ आया कि नहीं आया? अभी यस सर, आ तक गया। अच्छे से आया कि नहीं आया? चल अब नीचे आते हैं। रेक्टिफिकेशन पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा कि क्लियर है आपको? क्लियर है सर। सभी लोग को हाँ या ना बोल दो तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सर। आता है आपको? हम आते हैं मेंबर्स के राइट्स क्या होते हैं। अगर आप किसी कंपनी में मेंबर बन गए तो आपके क्या राइट होंगे? मेंबर बनना मतलब शेयर होल्डर बनना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मिलेगी, आपके घर में कॉपीज आया करेगी। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके घर आएगी, बैलेंस शीट P&L आपके घर आएगी, कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट आपके घर आएगी, जनरल मीटिंग के नोटिस आपके घर आएंगे। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरा आपका राइट ये बनेगा बेसिकली कि आप अलग अलग तरह के रजिस्टर्स को चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या रजिस्टर चेक कर सकते हो? अब जैसे अब डिबेंचर ट्रस्ट डीड, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ठीक है, और उसके बाद अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को, मिनट बुक को, ये सारी चीजों को चेक कर सकते हो। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, कोई दिक्कत? नहीं सर। आपका तीसरा राइट बनेगा, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, आइदर पर्सनली या प्रॉक्सी के थ्रू। कोई दिक्कत? नहीं सर। तीनों राइट समझ आए कि नहीं आए? पहले तो ये बताओ। हाँ। डॉक्यूमेंट्स रिसीव हाँ करो, सर। दूसरा इंस्पेक्शन कर सकोगे, तीसरा मीटिंग अटेंड कर सकोगे, चौथा शेयर ट्रांसफर कर सकोगे। ठीक है, कर सकते हो नहीं कर यस सकते? सर। हाँ। डिविडेंड रिसीव कर सकते हो, राइट शेयर रिसीव कर सकते हो, डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। कल को कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ तो कुछ सरप्लस बच गया तो आप ही को मिलेगा। सही बात है? यस सर। ठीक। अच्छा, कंपनी के ऊपर क्लास एक्शन सूट ला सकते हो कि नहीं ला सकते? अगर कुछ गड़बड़ हो हाँ कर सर, सकते हो कि नहीं? तो इतने ला आपके सकते हैं। इंडिविजुअल राइट, आप अकेले ये काम कर सकते हो, इसके लिए आपको दूसरे मेंबर्स की हेल्प नहीं चाहिए। नहीं सर। क्लियर है? अब कुछ राइट्स होते हैं कलेक्टिव राइट। क्या होते हैं? कलेक्टिव राइट। कलेक्टिव राइट वो होते हैं जिसको आप अकेले एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कम से कम आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 1/10 ऑफ शेयर होल्डर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/10 ऑफ शेयर होल्डर। पूरी कंपनी के 1/10 मेंबर या 1/10 शेयर होल्डर मिलेंगे तो कुछ राइट एक्सरसाइज होते हैं। जैसे कंपनी में अगर कल को कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। आप इस चीज का ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट की, किसकी, ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट। जाके कंप्लेंट डाल सकते हो। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? यस सर। ठीक, उसके लिए अकेले नहीं जा सकते। कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 1/10। ईमानदारी से बोलो, आपको इंडिविजुअल राइट और कलेक्टिव राइट समझ आए कि नहीं है? हाँ या ना? यस सर। अच्छे से आए, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलो, देन बात करते हैं प्रिएम्प्टिव राइट क्या आता है शेयर होल्डर का। तो प्रिएम्प्टिव राइट ये होता है कि कंपनी कभी भी अपने शेयर अगर इंक्रीज करना चाहती है तो पहले ये शेयर जो होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है। अगर वो मना कर देंगे फिर क्या होगा? बाहर के तो बाहर। इसको बोलते हैं राइट शेयर्स या प्रिएम्प्टिव राइट। ध्यान रहेगा, यस सर। भूल जाओगे। ध्यान ध्यान रहेगा रहेगा। कि भूल जाओगे? बहुत ज्यादा बता दिया, क्या क्लैरिटी है कि नहीं है? हाँ सर। अच्छे से। तो ये प्रिएम्प्टिव हाँ। राइट अगर पूछेगा तो बता पाओगे, ये राइट इशू होता है। ठीक है। यस सर। देन अगर कोई शेयर होल्डर डिसेंटिंग है तो उसका क्या राइट है? डिसेंटिंग मतलब होता है हु सेज नो, जो क्या बोलते हैं। नो। कभी भी कंपनी में जब भी कोई मीटिंग होती है तो कोई भी डिसीजन जो पास होता है वो बाय मेजोरिटी होता है। एग्री करते हो? यस सर। डिसीजन कैसे पास होता है? बाय मेजोरिटी। बाय मेजॉरिटी। हाउएवर कई बार मेजोरिटी का दिया गया डिसीजन जरूरी नहीं है कि सही हो, कई बार इसमें गड़बड़ भी
हो सकती है ना। तो इसमें फंडा बेसिकली ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कितने से कंस्टिट्यूट होती है, 10% से, कितने से, 10% से। और अगर ये डिसेंट कर रही है, मतलब इसको वो डिसीजन पसंद नहीं है, तो उसको ये चॉइस दी जा सकती है कि वो डिसीजन को रुकवाने के लिए एनसीएलटी में अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, NCLT। अब एनसीएलटी में जब मैटर जाएगा तो एनसीएलटी को अगर लगेगा कि ये माइनॉरिटी सही बोल रही है तो डिसीजन को या रिजोल्यूशन को रोक दिया जाएगा, और अगर बोलेगा कि नहीं नहीं कंपनी ने जो किया सही है तो फिर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो ना बोल रहे हैं उनकी भी बात सुनी जाए। अगर ना बोलने वाले लोग 10% है तो फैसले को रुकवाने के लिए वो कहाँ जा सकते हैं, एनसीएलटी जा सकते हैं। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई। आ गई सर। आ गई। एक बार बेटा शांत मन से ऊपर से देख लो, कोई चीज या कहीं डाउट हो तो मेरे को बताना कि सर ये हमको नहीं समझ आया। ठीक है, फटाफट बताना। कहाँ से करे थे हम लोग, रजिस्टर सर्च करें, फटाफट पढ़ो, यस सर बोलते जाओ तो मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट पढ़ना, कहीं डाउट हो या कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना कि सर ये चीज नहीं समझ आई। क्लियर है सर। तो आगे क्लियर बढ़ो, है सर। आगे बढ़ो, ये पढ़ो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ये केस MFRD क्रूज वाला बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, ठीक है, इसको पढ़ लो। बोलिए। क्लियर है सर। ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अच्छे समझ आए कि नहीं है, हाँ सर, आ गया। आ गया। नंदनी अंकिता समझ आया कि नहीं है, यस सर, आ गया। आ गया सर। रेक्टिफिकेशन बनेगा आपसे। हाँ सर। ओके, ये राइट्स देख लो एक बार। कुछ पूछना हो तो मुझे बताना सर, ये चीज नहीं है। श्रुति समझ आ रहा है सब, यस सर। पढ़ लो एक बार इंडिविजुअल राइट्स को। क्लियर है सर। देख लो।
क्लियर है? हाँ सर। कलेक्टिव राइट देखो, क्या बोलते हो, बनेगा? हाँ सर। प्रीएम्प्टिव राइट और डिसेंटिंग देख लो। ये बहुत सारे प्रोविजन है, आपके दिमाग में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, ये बताओ आप। आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि प्रोविजन रटना है, आपको बस क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई ये प्रोविजन है। आपको प्रोविजन समझ आ गया? कितने लोगों की ना को कंसिडर किया जाता है? यस सर। कितने परसेंट लोगों की? 10%। 10%। क्या कर सकते हैं लोग? सर वो ट्रिब्यूनल लोग जा सकते हैं, हाँ एनसीएलटी। एनसीएलटी के पास अपील कर। बात बोलोगे तो नहीं ध्यान रहेगा? हाँ सर। ये प्रियंक सर की क्लास है क्या? हाँ हाँ सर। कितने बजे? अभी अभी मतलब 9:30 से कब तक चलती है? 40 मिनट्स। 10-15। 10:15 तक है ना? हम लोग 10:40 को फिर मिलें, पढ़ सकते हैं दोबारा? हाँ सर। ठीक है, 10:40 को फिर पढ़ रहे हैं हम लोग। पढ़ दो प्रियंक सर से, 10 मिनट ब्रेक ले लेना, 10:40 को फिर मिल रहे हैं हम लोग, ठीक है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, इसको मैं रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, फिर अगला मैं फिर शुरू कर दो 10:40 को, ठीक है? चलो यस सर। आगे आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ज्यादा खींचना नहीं है, रात को इसके क्वेश्चन बनाना है ना? हाँ सर।